कोविड-19 की लहर ने भारत पे जो कहर बरसाया था, उससे हमारी जिंदगियां संभलना शुरू हुई ही थी। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। तभी खबर आई कि शायद तीसरी लहर समय से पहले आ जाएगी। कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने यह घोषणा की कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है, जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। कुछ ही दिनों में 56 केसेस निकल आए डेल्टा प्लस वेरिएंट के। साथ ही साथ उसमें जो कुछ म्यूटेशन हुए वो चिंताजनक म्यूटेशन थे, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। सब तरफ कंफ्यूजन है, अलग अलग स्टोरीज हैं, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक डेटाबेस इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है। आज के इस वीडियो में डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातों पर हम रोशनी डालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की हकीकत, आपके चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस पे रोशनी डालने वाले हैं। पहला कि ये वेरिएंट्स क्या होते हैं, म्यूटेशंस क्या होता है, WHO ने कोविड-19 के वेरिएंट्स को क्या नया नाम दिया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होते हैं, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट जिनका आजकल बहुत जिक्र चल रहा है, उसको भी हम देखेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनकी क्या क्या खासियत है, हमारे ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं, उनका कंसर्न क्या है और वैक्सीन इनके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। हम ये भी देखेंगे कि थर्ड वेव जो इंडिया में एक्सपेक्टेड है उसका डेल्टा प्लस वेरिएंट से कितना रिश्ता हो सकता है, ये कब आएगी, कितनी सीवियर होगी और इससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं म्यूटेशंस और वेरिएंट्स होते क्या क्या हैं। तो म्यूटेशंस कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हर इंसान में, प्रकृति के हर जीव में परिवर्तन होता है। परिवर्तन चाहे वायरस में हो, बैक्टीरिया में हो, इंसानों में हो, पेड़ पौधों में हो, जानवरों में हो, ये प्रकृति का नियम है, इसके बिना धरती नहीं चल सकती। अब वायरस में देखते हैं तो वायरस जब भी एक होस्ट सेल में मेहमान में एंट्री करता है तो वो मेहमान के रेप्लिकेशन मशीनरी, रिप्रोडक्शन मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है, उस पर अधिकार जमा लेता है और एक वायरस से बहुत सारे वायरसेस बनकर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये सारे जो इस प्रोसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ एरर हो जाती है, उसी एरर को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो एरर से बने हुए वायरसेस हैं, नए तरह के वायरसेस बने हैं जिनमें कुछ डिफरेंसेस हैं ओरिजिनल वायरस से, ये कहलाते हैं वेरिएंट्स। अब इन वेरिएंट्स को हम अलग अलग आधार पर नाम देते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न एंड नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएंट। अब चलिए देखते हैं ये वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते क्या हैं। तो जब भी कोई नया वायरस बनता है, साइंटिस्ट उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, पता लगाते हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं और कहाँ कहाँ ये परिवर्तन आए हैं। इसके बेसिस पर उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर तो ये वेरिएशंस जो डिफरेंसेस आए हैं ये हार्मलेस वायरस बना रहे हैं, इससे वायरस में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे वेरिएंट्स ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें डेंजरस फीचर्स हैं इस वायरस में जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर हमको स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सबूत मिला है कि इस पर्टिकुलर नए वायरस में हानि पहुंचाने के लक्षण हैं या डेंजरस फीचर्स हैं, तो हम उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह देते हैं। अब ये डेंजरस फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये कितनी तेजी से बढ़ता है या इन्फेक्शन फैलाता है, दूसरा कितनी सीवियरिटी से डिसीज करा सकता है, तीसरा इम्यून एस्केप रेस्पॉन्स, मतलब हमारी इम्यूनिटी से बच के भागने की क्षमता कितनी ज्यादा है इस वायरस में, या तो फिर अभी जो दवाइयां अवेलेबल हैं उनसे ये कैसे बच के भाग सकता है या कितना बच के भाग सकता है। अभी अभी हमने बताया कि WHO ने कुछ नए नाम दे दिए हैं इन्हीं कोविड-19 वेरिएंट्स को, तो वो नाम क्या है? तो आज से कुछ महीने पहले हम कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को उनकी कंट्री जहां पर वो ओरिजिनेट हुए हैं उससे जानते थे। जैसे कि यूके स्ट्रेन हो गया, ब्राजील स्ट्रेन हो गया, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन हो गया। वो WHO ने मई 2021 में ये बोला कि ये जो ट्रेंड है जिससे हम ये बोलते हैं कि कंट्री के ओरिजिन के बेसिस पे हम कोविड-19 का वेरिएंट का नाम रखेंगे, इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे ग्रीक अल्फाबेट लेटर्स के बेसिस पर नाम रखेंगे, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो जो यूके स्ट्रेन था जिसका जेनेटिक नोमेनक्लेचर B117 था, वो अब बन गया अल्फा।
साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो था B1351 वो बन गया बीटा। ब्राज़ील स्ट्रेन जो था P1 वो बन गया गामा। इंडियन स्ट्रेन जो B1617 था वो अब कहलाता है डेल्टा वेरिएंट। अब डेल्टा वेरिएंट के बारे में थोड़ा गौर से और डिटेल में देखते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था महाराष्ट्र में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में अक्टूबर 2020 को पहला केस देखने को मिला था। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में जो सेकेंड वेव आई थी, जो भयानक वेव आई थी, वो इसी डेल्टा वायरस स्ट्रेन के कारण हुई थी। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं? तो ये जो पर्टिकुलर वायरस है इसका जीनोमिक नाम है B1617.2। इसमें कुछ 4 तरह के म्यूटेशंस हुए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था L452R, क्योंकि ये म्यूटेशन इसके इन्फेक्शन कराने की तीव्रता को दर्शाता था। अब इसी के चलते इसको सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट, कोविड-19 का वेरिएंट माना गया है या घोषित किया गया है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में जो सेकेंड वेव आई थी वो अधिकतर इसी के कारण आई थी। अभी यूके में जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें 61% डेल्टा स्ट्रेन के कारण है। ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये अल्फा स्ट्रेन जो यूके स्ट्रेन था उससे 50 गुना ज्यादा संक्रामक है। और हम जानते हैं कि अल्फा स्ट्रेन या यूके स्ट्रेन ओरिजिनल सार्स कोवी-2 वायरस से 60% ज्यादा डेंजरस था या ट्रांसमिसिबल था या इन्फेक्शन फैलाने वाला था। तो अब आप समझ सकते हो कि ये डेल्टा स्ट्रेन एक्चुअली कितना ज्यादा संक्रामक है। सिवियरिटी की बात करें तो हम ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन का लंग्स के प्रति एफिनिटी या लगाव बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन की रेट बढ़ जाती है। दूसरी वेव में हमने ये साफ तौर पे देखा कितनी कमी थी बेड्स की हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन सिलेंडर की, दवाइयों की, और ये सब डेल्टा वेरिएंट के कारण हुआ था। अब इसकी वैक्सीन एफिकेसी के बारे में देखेंगे तो वैक्सीन डेफिनेटली अल्फा स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन और बीटा स्ट्रेन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए डेल्टा स्ट्रेन थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है वैक्सीन के लिए। वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों को लक्षण दिख रहे थे, बट अभी भी अच्छे खासी मात्रा में ये वैक्सीन काम करता है। लक्षणों पे गौर किया जाए तो पहले कोविड का जो फर्स्ट वेव आई थी, इनिशियल कोविड वायरस था, उसके लक्षण मोटा मोटी बुखार, सर्दी खांसी, साथ में लॉस ऑफ टेस्ट, स्वाद और स्मेल का चले जाना, ये सिम्टम्स हुआ करते थे। जबकि हमने दूसरी वेव में देखा था कि एटिपिकल सिम्टम्स जैसे कि पेट से रिलेटेड समस्याएं, लूज मोशन, उल्टी, पेट दर्द होना, ये सब मेजर लक्षणों की तरह उभर कर सामने आए थे। तो लक्षणों में थोड़ा चेंज हुआ था। साथ ही साथ री इन्फेक्शन का उतना खतरा नहीं था। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उन लोगों को उसी चीज से, उसी स्ट्रेन से वापस इन्फेक्शन होने का रिस्क कम था। अब ये स्प्रेड कितनी जल्दी हुआ तो हमने देखा कि इंडिया में ये अक्टूबर 2020 में आया था। ये 90 अलग अलग देशों में पाया जा रहा है। अभी यूके में, साउथ अफ्रीका में और इजराइल में जो नई वेव आई है वो डेल्टा वेरिएंट के कारण ही आई है। ऑस्ट्रेलिया 70% लॉकडाउन में चला गया है। यूके ने लॉकडाउन रोक दिया है, मार्केट्स अभी भी बंद है वहां के। रशिया में केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ बढ़ रही है। कंसर्न क्या क्या है? तो जैसा हमने देखा कि ये ज्यादा तेजी से फैलता है, हॉस्पिटलाइज होने का खतरा ज्यादा है हमारे लिए, और इम्यून एस्केप रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। वैक्सीन थोड़ी कम इफेक्टिव है। तो इन सब के चलते डेल्टा वेरिएंट एक बहुत बड़ा कंसर्न बन के हमारे सामने आया है, इसीलिए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। अब वैक्सीन के बारे में बात करें, लगभग सारी वैक्सीन जो अभी अवेलेबल है WHO के द्वारा अप्रूव है। डेटास तो ये कहते हैं कि वैक्सीन अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट काम कर रही है। जिन लोगों को ये वैक्सीन के शॉट लगे हैं उनमें सीवियरिटी ऑफ द डिजीज कम है, उनको सिम्टम्स थोड़े कम सीवियर हो रहे हैं। फाइजर की पहले शॉट के बाद 33% सेफ्टी मिल रही है, जबकि सेकेंड शॉट के बाद 96%। एस्ट्राजेनेका की फर्स्ट शॉट के बाद 33% और सेकेंड शॉट के बाद 85 to 92% सेफ्टी मिल रही है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब देखते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण।
डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले देखा गया था इंग्लैंड में मार्च 2021 में। उसके बाद जून 2021 में इसको पब्लिकली अनाउंस किया गया, नोटिफाई किया गया। इसके एंटीजेनिक नेम है या जीनोमिक नेम है B1617.2.1 या AY.1। इसमें डेल्टा म्यूटेशंस वाले 4 म्यूटेशंस तो है ही, साथ में K417N ये एक और म्यूटेशन है जो कि स्पाइक प्रोटीन पे है, जो कंसर्न का मैटर है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है, जबकि WHO अभी भी अपना हाथ बांधे हुए है। उन्होंने इसके बारे में ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। अब इसके इफेक्ट के बारे में देखा जाए तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डेल्टा वायरस सेम लिनिएज का एक मेंबर है, तो डेफिनेटली इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी माने इन्फेक्शन फैलाने का जो चांस है वो ज़्यादा रहेगा। हम देख भी सकते हैं, पहले जब हम नोटिस करना शुरू किया हमने इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को, तो 7 केस थे जो 48 घंटे के अंदर अंदर 22 हो गए, फिर 42 हो गए। तो इन्फेक्शन का जो रेट है वो इसका काफ़ी ज़्यादा है, हाँ, बट ओरिजिनल डेल्टा वायरस से थोड़ा कम है। सीवियरिटी तो ये देखा गया है कि इसका लंग को अफेक्ट करने का चांस ज़्यादा है। हालांकि अभी तक हमने जितने केसेस देखे हैं उतने केसेस में से बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी हो। मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स से ही ठीक हो गए थे। वैक्सीन की एफिकेसी ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो नया म्यूटेशन हुआ है K417N ये स्पाइक प्रोटीन में हुआ है जो इम्यून एस्केप रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये माना जा सकता है कि अगर ओरिजिनल वायरस या अल्फा स्ट्रेन या बीटा स्ट्रेन के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस पर्टिकुलर डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो थोड़ी ज़्यादा कम रहेगी। री इन्फेक्शन का खतरा नहीं देखने को मिला है अब तक, हालांकि डेटा कम है तो हम अभी कॉन्क्रीट तरीके से नहीं बोल सकते। सिम्टम्स थोड़े बहुत उसके फ्लू जैसे ही हो गए हैं, माने पहले के सिम्टम के कंपैरिजन में अभी के सिम्टम्स थोड़े लेस सीवियर शिफ्ट हो गए हैं। अब देखते हैं इसका स्प्रेड। तो पहले ये इंग्लैंड में मार्च 2021 में मिला था, अब ये 9 कंट्रीज में फैल गया है, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, यूके एंड यूएस। 56 पेशेंट्स 18 कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट से हमको मिले हैं, 3 स्टेट्स में से निकाले गए हैं जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट था। वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, केरला एंड मध्य प्रदेश, जिनसे अभी हमें ये वेरिएंट्स मिले हैं। कंसर्न है, डेफिनेटली है, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है तो इन्फेक्शन रेट डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा। हो सकता है इसके चलते ये थर्ड वेव को कंट्रीब्यूट करे, हो सकता है, श्योर नहीं है। दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी एक पॉसिबल कंसर्न है, बट अब तक जो डेटा सामने आया है उसमें सिवियरिटी नहीं देखी जा सकी है। प्रेडिक्टेड है कि इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा पुअर रहेगा बिकॉज ऑफ द न्यू म्यूटेशन दैट हैज हैपेंड। तो ये कंसर्न का विषय तो लग रहा है। अब वैक्सीन के लिए कितना एफिकेसी होगी कितनी नहीं होगी ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते, बिकॉज डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, WHO जो है कभी भी कोई वैक्सीन अप्रूव करती है किसी बीमारी के लिए, किसी वायरस के अगेंस्ट या किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो उनका टारगेट रहता है कि अगर ये 50% प्रोटेक्ट कर रही है तो ये इफेक्टिव वैक्सीन है। तो अब तक जितनी भी वैक्सीन हैं वो अराउंड 70 to 90% इफेक्टिव है। तो अपने पास एक अच्छा खासा मार्जिन है। अगर सपोज ये पर्टिकुलर डेल्टा प्लस वेरिएंट थोड़ा रेजिस्टेंट भी रहा तो भी अराउंड 60% 50% से ऊपर ही इफेक्टिवनेस मिलेगी हमको। सो वैक्सीन लेना अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले ज़रूरी था। अब थर्ड वेव के बारे में जितनी चर्चाएं चल रही हैं उस पर कुछ सवाल हैं, उसका हम आंसर दे देते हैं। पहला सवाल तो ये चल रहा है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण थर्ड वेव आएगी। तो पहली बात तो ये, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड वेव किसके कारण आएगी, पर अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम अभी बोलते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण थर्ड वेव आएगी। कब आएगी, ये एल्गोरिदम का पार्ट होता है, पैटर्न एनालिसिस बेस एनालिसिस रहता है। पहले स्पैनिश इन्फ्लुएंजा के टाइम पे और बाकी पैंडेमिक्स के टाइम पे जिस तरह से वेव हुई है उसको एल्गोरिदम में डाल के एक प्रेडिक्शन बनाया गया है, जिसके हिसाब से मोस्टली सितंबर 2021 से नवंबर 2021 के बीच में थर्ड वेव आ सकती है इंडिया में। अब अगर आप नोट, यूजुअली 2 वेव के बीच में 6 से 12 या 14 हफ्ते के बीच का गैप रहता है। तो आप गौर से देखेंगे तो पहली वेव जो आई थी वो फेब एंड और मार्च इनिशियल
ऑफ 2020 आई थी, जो चली थी सितंबर तक। सेकेंड वेव फेब 2021 से आई थी और वो चली थी लगभग जून और जुलाई तक। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी जून जुलाई है, इसके आगे 14 हफ्ते या 12 हफ्ते, मैंने 3 महीना ले लीजिए, उसके हिसाब से सितंबर या नवंबर के बीच में आपको आपकी तीसरी वेव आ सकती है। कितनी सीवियर रहेगी? तो इसके लिए ये भी प्रेडिक्शन है कि वायरसेस जैसे जैसे म्यूटेट होते हैं, उनका ट्रांसमिसिबिलिटी या इन्फेक्शन रेट बढ़ता है, तो उनकी सीवियरिटी कम होती जाती है। तो जो नेक्स्ट वेव आएगी वो सेकेंड वेव से कम सीरियस रहेगी, बट हो सकता है कि इनिशियल वेव से थोड़ी सीरियस हो। सिम्टम्स होंगे थोड़े माइल्ड होंगे, जो सीरियसली बीमार है उनको मॉडरेट टू सीवियर होंगे, बट यंग लोगों को थोड़े कम अफेक्ट करेंगे। ऐसा प्रेडिक्शंस है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न एनालिसिस। ये सिम्टम्स के बारे में भी अगर हम देखें तो पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ एक मेजर सिम्टम था, जो अभी के केसेस में, जो रिसेंट केसेस हमें थोड़े बहुत मिले हैं, उसमें जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स है, हल्की सर्दी खांसी बुखार, दैट्स ऑल। तो इसके बेसिस पे भी हम ये बोल सकते हैं कि शायद उतना सीवियर नहीं होगा। अगर ये वेव आई तो लॉकडाउन फिर से होगा, इकोनॉमी फिर से क्रैश करेगी, हम सब की तकलीफें और बढ़ेंगी, चाहे वो मानसिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पारिवारिक हो। तो इन सब से बचने के लिए एक नई जंग आ रही है, उससे बचने के लिए हमको तैयार रहना है, सतर्क रहना है। कैसे? तो अगेन वही 12 तरीके जो हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। प्रिकॉशनरी मेजर्स, SMSV, मतलब आप अपने घर पर ही रहिए, मास्क गैदरिंग को अवॉइड कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, हाथ अच्छे से सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, अपने मुंह को बार बार हाथ मत लगाइए, इम्यूनिटी बूस्टर्स का प्रयोग कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी कमोडिटीज़ या ग्रोसरीज जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उनको पहले सैनिटाइजर क्लीन कीजिए, फिर यूज़ कीजिए, अपने कपड़ों को धोने के लिए डिटर्जेंट या गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, बाहर जितना हो सके मत खाइए, वैक्सीन्स पहली पॉसिबिलिटी जैसे ही आपको मिले लगवा लीजिए। ये 12 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे आगे आने वाली तकलीफों से बचने के लिए। इसको और डिटेल में समझना है तो मैंने ऑलरेडी ये समझाया हुआ है मेरे पिछले वीडियोस में, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट से रिलेटेड जितने डाउट्स आपके मन में थे, थर्ड वेव से रिलेटेड कंसर्न जो भी थे, इस वीडियो में उन सबको एड्रेस किया गया है। सब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसके रिस्पॉन्ड करूंगी। अपने घरों में सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।